आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगला टॉपिक है धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती हो तो उसे धारावाही चालक कहते हैं। तो चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, उसके यहाँ दो छोटे छोटे प्रैक्टिकल हैं, वो हम यहाँ देखना चाह रहे हैं। हालांकि ये टॉपिक कभी एग्ज़ाम में पूछा हुआ नहीं है, लेकिन ये एक जनरल टॉपिक है, आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए। नंबर 1 है कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण, जैसे देखिएगा ये है सीधा धारावाही चालक तार, और ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्न प्रकार समझ सकते हैं। इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो रहा है उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, वो हम इस टॉपिक में देखना चाहते हैं। देखिएगा टॉपिक को, ये PQ कोई चालक तार है। इस चालक तार के दोनों सिरों के बीच में ये एक बैटरी और एक कुंजी जोड़ दी गई है। ये बैटरी का धन सिरा और ये बैटरी का ऋण सिरा है। तो धन सिरे से विद्युत धारा इस प्रकार से इस तार में प्रवाहित हो रही है। यहाँ एक जो कार्डबोर्ड है वो कार्डबोर्ड ले रखा है, को गत्ता ले रखा है, समझ लीजिए वो गत्ता ले रखा है, उस गत्ते को इस तार में फंसा रखा है बीचों बीच, और ABCD इस गत्ते का नाम दे रखा है। फिर क्या किया कि इसके ऊपर लोहे का बुरादा डाल दिया है। किसका डाल दिया? लोहे का बुरादा डाल दिया है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो लोहे का बुरादा अव्यवस्थित रूप से इस पर फैला रहता है, लेकिन जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस लोहे के बुरादे पर एक बल लगता है। उस बल के कारण उसके कण थोड़ा इधर उधर संरेखित होने का प्रयास करते हैं। जब हम हल्के हाथ से इस कार्डबोर्ड को थपथपाते हैं तो वो जो लोहे का बुरादा है वो इस प्रकार से संकेंद्रीय वृत्तों का रूप धारण कर लेता है। इसका रीजन ये है क्योंकि इस तार के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं, जिस चुंबकीय बल रेखाओं को ये लोहे का बुरादा जो है वो इंगित कर रहा है। क्लियर? देखिएगा, इसमें पढ़ता हूँ मैं इसको। माना एक चालक तार PQ है जो एक कार्डबोर्ड ABCD के बीच से होकर निकल रहा है। इस गत्ते पर लोहे का बुरादा फैला हुआ है। अब इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तथा गत्ते को थपथपाते हैं तो लोहे का बुरादा संकेंद्रीय वृत्तों का रूप ग्रहण कर लेता है। जब इन संकेंद्रीय वृत्तों पर चुंबकीय सुई को गति करवाते हैं तो वह भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की पुष्टि करती है। मतलब चुंबकीय सुई को जब हम इन संकेंद्रीय वृत्तों पर रखकर इसके साथ साथ घुमाते हैं तो चुंबकीय सुई जो है वो भी इन्हीं संकेंद्रीय वृत्तों वाली ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि चुंबकीय सुई जिस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है वो इस लोहे के बुरादे के अनुसार ही है। सेकंड है इसका सेकंड पार्ट, नंबर 2, वर्ताकार कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली का वह सिरा जिसमें विद्युत धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है वह उत्तरी ध्रुव के समान व्यवहार करता है। देखिएगा, मतलब कोई वर्ताकार कुंडली है, अगर उसको हम ऐसे देखें, उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करें और विद्युत धारा अगर उसमें वामावर्त दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है इस तरीके से, तो वो जो सिरा है कुंडली जो कुंडली है जिसमें वामावर्त दिशा में विद्युत धारा बह रही है वो एन सिरे के समान बिहेव करती है। किसके समान? एन सिरे के, एन ध्रुव के समान बिहेव करती है। इसी प्रकार कुंडली का वह सिरा जिसमें विद्युत धारा दक्षिणावर्त दिशा में बहती हुई प्रतीत होती है वह सिरा एस ध्रुव के समान व्यवहार करता है, जो इस प्रकार से है। ठीक है,
आप देखो तो देखो ये जो एन, ये धारा जो है वामावर्त दिशा में बह रही है, आपको लग रहा होगा। अब इस वाली करंट को तो देखो इस से रिप्रेजेंट किया मैंने, ठीक है, इस वाली करंट को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया और फिर इसको ऐसे मिलाया, तो ये एन जैसा आकार बन रहा है। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जब वामावर्त दिशा में विद्युत धारा बहती है तो वह एन ध्रुव के समान व्यवहार करता है। ठीक इसी प्रकार इसमें चले हम बात, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो देखिएगा ऐसे करंट जा रही है और ऐसे ही ये है, यहाँ ऐसे करंट आ रही है और ऐसे ही ये है। इसको यूँ मिलाएं हम तो ये एस ध्रुव के समान कार्य कर रहा है, समझने के साथ। हालांकि ये टॉपिक कभी एग्जाम पूछा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगला टॉपिक, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे लोरेंज बल के नाम से भी इस टॉपिक को जाना जाता है। अगर मान लीजिए लोरेंज बल की परिभाषा वगैरह आ जाए तो भी आपको यही सवाल करना है, यही टॉपिक करना है। तो लोरेंज बल कह दो या चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति कह दो, बात एक ही है, समझना मेरी बात को। माना कोई चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है, साथ ही यहाँ विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है। माना कोई क्यू आवेश इन क्षेत्रों में गति कर रहा है, तब इस आवेश पर विद्युत बल तथा चुंबकीय बल दोनों लगेंगे। क्लियर भाई? कोई ऐसी जगह है जहाँ विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, और विद्युत क्षेत्र है तो आवेश पर विद्युत बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र है तो आवेश पर चुंबकीय बल लगेगा। ठीक है, तो देखो विद्युत बल होता है F बराबर क्यू ई, हमने पढ़ रखा है ऐसा सूत्र। ई का मतलब इलेक्ट्रिक होता है अर्थात विद्युत होता है, तो एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। चुंबकीय बल, ये फॉर्मूला, चुंबकीय बल का फॉर्मूला हमने 11वीं क्लास में पढ़ लिया था सदिश गुणनफल वाले टॉपिक में। तो एम का मतलब होता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय। तो एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, समीकरण नंबर 2। तो आवेश पर कार्यरत कुल बल F बराबर एफ ई प्लस एफ एम, अर्थात विद्युत बल तथा चुंबकीय बल का जो योग होता है वही वास्तव में लोरेंज बल कहलाता है। तो एफ ई की वैल्यू रखी, एफ एम की वैल्यू रखी, दोनों में से अगर क्यू कॉमन ले लें हम तो ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर, इस बल को लोरेंज बल कहते हैं। क्लियर? तो लोरेंज बल क्या होता है वास्तव में? किसी आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा चुंबकीय बल के योग को लोरेंज बल कहते हैं। हम इस प्रकार से भी इसकी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। अगला टॉपिक वेरी मोस्ट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, वेरी मोस्ट लगा रखा है। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, मतलब कि अगर मान लो कोई आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में एंटर करे तो उस पर किस प्रकार से बल लगेगा और उसकी गति कैसी होगी, उसके बाद हम इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। तो समझना मेरी बात को, और एग्जाम में कई बार का पूछा हुआ है और आपको इसे अच्छे से याद करना होगा। माना कोई स्मॉल क्यू आवेश है जो चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी वेक्टर में वेग वी वेक्टर से प्रवेश कर रहा है, तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल होगा। देखिएगा चुंबकीय बल होगा इस पर F बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये होता है चुंबकीय बल। हमने पहले पढ़ लिया था कि ये चुंबकीय बल होता है। तो F बराबर हो गया क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जब हटता है तो क्या आता है? साइन थीटा आता है। जैसा कि सवाल में स्पष्ट कहा था हमने शुरुआत में कि जो आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। इसका मतलब आवेश के जो वेग की दिशा है और जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो एक दूसरे के लंबवत है, अर्थात थीटा बराबर क्या होगा? 90। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो एफ बराबर हो जाएगा क्यू वी बी। तो जब लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश क्यू जब प्रवेश करता है तो उस पर एफ बराबर क्यू वी बी इतना बल वहाँ लगने लग जाता है। इस बल के कारण आवेश एक वर्ताकार पथ में गति करता है। ये आपको सीधा याद रखो, ज़्यादा बेहतरीन है। वैसे इसका रीजन भी है क्योंकि V क्रॉस बी क्या है यहाँ पर? F बराबर क्यू वी क्रॉस बी है, अर्थात V और B की दिशा की
का क्रॉस प्रोडक्ट अर्थात ऐसी दिशा जो बी के भी लंबवत हो और वी के भी लंबवत हो, वो बल एफ की दिशा रहेगी। यहाँ पर देखो, आप समझो, थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि ऐसी पोजीशन में आवेश जो है वो वर्ताकार पथ पे गति करता है। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ आपको समझ में आ जाए। ये जो क्रॉस क्रॉस आपको दिख रहे हैं, ये क्रॉस का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्रॉस का मतलब कि हम इस क्रॉस के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात। दूसरा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता क्या है कि इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, इस प्रकार से, ऐसे अंदर अंदर जाएगा। क्रॉस का मतलब तो हो गया कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अगर किसी जगह डॉट आ जाए ऐसा, तो इसका मतलब होगा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। इसका मतलब इस डॉट की, अगर यहाँ डॉट लगा हुआ होता तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती, कागज से ऊपर की ओर। क्लियर? और क्रॉस है तो अंदर की ओर है। तो यहाँ हर जगह क्रॉस लगा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, पहली बात तो। अब जब v वेक्टर वेग से, जैसे मान लो यहाँ पर कोई आवेश है, सब यहाँ यहीं के लिए समझ लो कि यहाँ पर किसी q आवेश को जब इस b वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर है, तो यहाँ b वेक्टर तो अंदर की ओर है, v वेक्टर इस साइड में है, ये रहा, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, इस वजह से यहाँ पर QVB बल लगेगा, जो हमने थोड़ी देर पहले बता दिया था। लेकिन जब ये आवेश यहाँ सपोज दैट यहाँ आ जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, यहाँ आते ही फिर V की दिशा चेंज हो जाती है। अब V की दिशा ये हो गई, ऐसे मैं बढ़ाऊँगा नहीं, वैसे समझा रहा हूँ, ऐसे V की दिशा हो जाती है। अब V की दिशा चेंज हो जाने से अब F की दिशा भी थोड़ा चेंज हो जाएगी और ये थोड़ा इसको और झुकाएगा, आगे चलेगा तो फिर इसके V की दिशा और चेंज हो जाएगी, तो F की दिशा और बदल जाएगी, इसलिए थोड़ा और झुक जाएगा। इन सब की अगर हम बात करें तो परिणामी रूप से ये एक वर्ताकार पथ का रूप धारण कर लेता है। तो ये, और ये यहाँ जो चुंबकीय बल F लगेगा वो सदैव इसके सेंटर की ओर लगेगा। देखो F वेक्टर सेंटर की ओर, यहाँ भी F वेक्टर इधर, यहाँ से भी F वेक्टर इधर, यहाँ से भी F वेक्टर इधर है, और प्रत्येक बिंदु पर, इस बिंदु पर V वेक्टर की दिशा ये है, इस बिंदु पर V वेक्टर की दिशा ये है, इस बिंदु पर V वेक्टर की दिशा ये है। और अगर यहाँ का बिंदु मैं बना दूँ यहाँ का, तो ऐसे V वेक्टर की दिशा रहेगी। कैसे? यहाँ से यूँ आएगा और ऐसे V वेक्टर की दिशा रहेगी। और हम 4 पॉइंट यहाँ पर बना दें, देखिएगा आगे। आवेश की वर्ताकार पथ में गति तभी संभव है जब आवेश पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल का मान चुंबकीय बल के बराबर हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो चुंबकीय बल लग रहा है ना, QVB, ये अगर ये वर्ताकार पथ में घूम रहा है, तो निश्चित रूप से कि कोई भी कण अगर वर्ताकार पथ में कब घूम सकता है, जब उसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो। तो यहाँ अभिकेंद्रीय बल mv²/r होता है, वो किसके बराबर रहेगा? यहाँ पर QVB के बराबर रहेगा। तो अभिकेंद्रीय बल बराबर रहेगा चुंबकीय बल, तो mv²/r बराबर QVB, V से V कट जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा ये mv/r बराबर QB, या R बराबर mv/QB। ये समीकरण 1 जो है वर्ताकार पथ की त्रिज्या को रिप्रेजेंट करता है। आगे चलिए, वर्ताकार पथ में आवेश का आवर्तकाल होगा T बराबर, देखो आवर्तकाल का मतलब समय होता है, और समय बराबर होता है दूरी बटा वेग। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ लिया होगा, समय बराबर होता है दूरी बटा वेग। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। वेग तो यहाँ पर v है, दूरी, एक जब चक्कर लगाता है कोई भी आवेश, कोई भी कण जो जब किसी वर्ताकार पथ का एक चक्कर लगाता है, तो उसकी परिधि के बराबर दूरी वो तय करता है, परिधि के बराबर वो दूरी तय करता है। और परिधि अगर उसकी त्रिज्या अगर r है, तो परिधि क्या होती है? 2πr होती है, इसलिए यहाँ दूरी की जगह 2πr लिखा है, तो T बराबर 2πr/v। और आवर्तकाल का मतलब होता है कि वर्ताकार पथ में एक चक्कर लगाने में लिया गया समय। तो समीकरण 1 से T बराबर 2π का 2π/v लिख दिया मैंने, और R की जगह mv/QB मैं समीकरण 1 से लिख रहा हूँ, तो T बराबर हो जाएगा 2πm/QB। समीकरण 2 आवेश के आवर्तकाल को रिप्रेजेंट करता है। आवृत्ति बराबर n/T। देखिएगा आवृत्ति बराबर जो होता है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है, 1/आवर्तकाल। और वैसे अगर बात करूँ मैं कि 1 सेकंड में आवेश द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है।
तो टी एन बराबर हो गया 1/t, टी की वैल्यू यहाँ से उठाओ तो एन बराबर हो गया QB/2πm। समीकरण 3 आवेश की आवृत्ति को रिप्रेजेंट करता है। आगे चलिए, कोणीय आवृत्ति क्या रहेगी? ओमेगा बराबर होता है 2πn, एन की वैल्यू समीकरण 3 से उठाई 2π QB/2πm, 2π से 2π कट गया, ओमेगा बराबर होगा QB/m, और समीकरण 4 कोणीय आवृत्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।